देखो अभी हम ये सेकंड टॉपिक कवर करने वाले हैं, डेट इज इंडिया यूएस रिलेशंस एमिड सैंक्शंस ऑन द इंडियन एंटिटीज। ठीक है, अभी जो हमने पहला कवर किया था ये कॉप 29 का, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट एक सीरीज बना चुका हूँ, कंप्लीट एक वीडियो का बना दी। अभी देखो इस टॉपिक पे बात करता है तो इंडिया यूएस रिलेशन है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है, ये तो मतलब क्योंकि देखो एसएसबी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है ना, एसएसबी का जो भी प्रोसेस था धीमे धीमे एक्सपोज हो रहा है, उसी में इंडिया एंड यूएस रिलेशन जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि भैया आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल जाएगा एज अ लेक्चरेट एज अ जीडी है ना, मतलब मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएगा। इवन इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी कभी कई बार आपसे इससे पूछ लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स ने कुछ चीजें याद कर रखी हैं, जैसे कि हमेशा जब भी इस चीजों की बात आएगी ना, इंडिया यूएस रिलेशन की बात आएगी तो वो क्या बताएंगे, ल्यूमा रिलेशन है ना, मतलब जो कंप्लीट पैक्ट है। तो ये बता देते हैं इसका कंप्लीट फुल फॉर्म क्या होता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ना। इसी के साथ सेकंड बता देते हैं कोमकासा है ना, कोमकासा। इसी के साथ कुछ और चीजें बता देते हैं, जैसे कि सर हमको स्पेस में करना चाहिए, हम डिफेंस में करना चाहिए। अच्छा कोमकासा का अगर किसी को फुल फॉर्म नहीं पता तो बता देता हूँ, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ना। सो ये कुछ चीजें थी जो बच्चों ने याद कर ली थी, बट बाय द टाइम जैसे से एसएसबी एक्सपोज हो रही है अब वो भी समझ गया ना यार, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी या फिर जो असेसर्स हैं, क्योंकि देखो दे वांट द जेन्युइन बंदा, ठीक है, जो कि फौज को लीड कर पाए, बीइंग एन ऑफिसर आप उसको लीड कर पाओ। तो विद द टाइम अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैंक्शंस के साथ इसको रिलेट कर दिया। ठीक है, अब इस टॉपिक को सैंक्शन के साथ रिलेटेड करने वाले हैं वो। ठीक है, क्योंकि देखो बाय द टाइम जैसे जैसे चीजें जाती जाएंगी ना, आप जैसे ही डिफेंस में आगे जाओगे, आप ऑफिसर बनोगे, सो इट कंप्लीटली अप टू यू कि यार आप कैसे चीजों को लेते हो, बीइंग एन ऑफिसर आप कैसे वर्क करते हो इन बिटवीन दी सैंक्शंस ऑल्सो। अब भैया सिर्फ इंडिया की बात क्यों करने वाले, क्योंकि यार आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, वेदर इट इज एनडीए सीडीएस एफकेट और कोई भी दे रहे हो, तो आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए दे रहे हो ना, तो इसलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप एज एन ऑफिसर कैसे सैंक्शन से बच के या फिर कैसे सैंक्शंस को एक अलग डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ऐसी एक समझ जो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये टॉपिक है। हालांकि देखो कुछ कुछ इसमें बेसिक बातें बता दूंगा, बाद में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे कि मैंने ग्लोबल एक्सेस में एक्जैक्टली लिखा क्या है। तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि भैया अपन है क्या इधर, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे है ये आपका टॉपिक। ये पहला टॉपिक का था जिसको मैंने कंप्लीट कवर करा दिया था, है ना। ये रहा आपका दूसरा टॉपिक। ठीक है, सो इंडिया यूएस रिलेशंस एमिड सैंक्शंस ऑन द इंडियन एंटिटीज। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहली लीड से। लीड क्या है भैया, आपकी जो फर्स्ट लीड होने वाली डेट इज इम्पैक्ट ऑन दी, मतलब ग्लोब इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, इकोनॉमिकली कैसे ये हमको इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, हमारे ऊपर कितने कितने इकोनॉमिकली कैसे हम बोल सकते हैं कि यूएसए से हमें कुछ चीजें पीछे रहना पड़ता है। देखो सीधी सीधी डिप्लोमेसी समझाता हूँ भाई, यह चलता है कहाँ पे, यूएसए। ठीक है, यूएसए, होप सो कलर ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेट मी चेंज द कलर, येलो विल बी विजिबल, है ना। सो आपका हो गया यूएसए वर्सेस आपका आता है रशिया। ठीक है, रशिया। अब देखो बॉस कुछ चीजें चलती हैं, जैसे कि यूएसए हो गया आपका, यूएसए वर्सेस रशिया हमेशा चलता आया है। इवन आप रशिया के साथ आप किसको जोड़ लो, आप रशिया के साथ चाइना को भी इंक्लूड कर लो, है ना। लेट मी चेकआउट यार कलर्स ना, है ना, ये विजिबल नहीं है, रेड में भी हो, हाँ रेड इज विजिबल। ठीक है, तो अब मैं रेड से लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो हमेशा क्या चल रहा है भैया, यूएसए वर्सेस रशिया चल के आ रहा है ना। अब यूएसए नो डाउट बॉस, एज ऑफ नाउ, इवन एज ऑफ नाउ रशिया, रशिया के पास अच्छी खासी पावर्स हैं, बट यूएसए के पास भी हैं। ठीक है, आप अगर एज ऑफ नाउ इवन इन द करंट सिनेरियो आप सोचो कि यूएसए के बिना हम कुछ कर पाएं, या फिर हम यूएसए से बिल्कुल आइसोलेट होकर अपनी खुद की कंट्री को ग्रो कर पाएं, तो ऐसा भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी को लगता है तो, है ना, डोंट बी इन द मिथ। इवन आप देखो भाई यूएसए की फोर्सेस आर मच 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 बेटर देन इंडियन फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट वाइज। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, आप देख लोगे मल्टीपल जो कि असेसर्स रह चुके हैं, इवन जो ऑफिसर्स हैं जो आपकी रिटायर्ड हो चुके हैं भाई, उन सारी की ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब मैं मल्टीपल आउटलेट्स को फॉलो करता हूँ, सो आई नो डेट, है ना। मल्टीपल आर्टिकल निकल के आएगा, अभी यार रिसेंट एक आर्टिकल निकल के आया जहाँ पे चाइना एंड इंडिया को कंपेयर किया गया है अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिकली कि इन्होंने कितना ग्रो किया है। आप देखो उस आर्टिकल का मेरे को बहुत अच्छा आर्टिकल लगा 1980s का अराउंड, चाइना इंडिया बोथ आर एट दी सेम सिचुएशन, है ना। अगर आप कहोगे तो इससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा जो कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो तो भैया यूएसए की एक सिंपल आइडियोलॉजी है कि दे वांट टू शोकेस द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होते हैं भैया, ये पूरी की पूरी वर्ल्ड पे सिर्फ एक दबदबा चाहते हैं जिसका जो किसका होना चाहिए, यूएसए का। एंड अगर आप इसी को थोड़ा सा लेट करो तो मल्टीपल जियोपॉलिटिकल थिंकर ये भी बोलते हैं कि भैया जो आज यूएसए है वो कभी नहीं होता यूएसए अगर यहाँ पे मल्टीपल पीपल नहीं होते जो कि इंडिया से ही निकल के जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल मतलब मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, आप यू पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, है ना। मतलब आप जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज देख रहे हो कहीं ना कहीं इंडिया का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया ने ही उन कंट्रीज को खड़ा किया, इंडियन ओरिजिन की पीपल ने। ठीक है, अब यूएसए ने क्या हुआ, यूएसए ने भाई स्टार्टिंग से करके डिप्लोमेसी बना ली, डिप्लोमेसी बना ली। अब भैया इन्होंने किया दबा के ग्लोबल वार्मिंग भी, है ना, क्योंकि सारे इंपैक्ट हमको समझने होंगे, सारे एस्पेक्ट।
अब दिक्कत ये है कि भैया इन्होंने करा दिया क्या, रशिया एंड यूक्रेन का क्या करा दिया भाई, लड़ाई करा दी। ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन लड़ाई में हुआ क्या, अब यूएसए डायरेक्ट वॉर में नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वॉर में तो है ना, लेकिन रशिया डायरेक्ट वॉर में है। अब दोनों वॉर में उलझे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वहां पर रशिया का तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे रोल आता रहा है। अब दिक्कत ये है कि भैया आ जाओ इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम तो इंडियन डिफेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इंडिया की बात करूं तो भाई इंडिया ये भी क्या करके चल रहा है, बैलेंस चल के कर रहा है बिटवीन द यूएसए एज वेल एज रशिया। हम भैया इस केवल एक को क्यों नहीं पकड़ लेते, क्यों नहीं पकड़ सकते ना बॉस, आप समझो। यूएसए यूएसए के साथ हम भाई इतना सारा, मतलब देखो सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ आती है डॉलर की। ठीक है, सबसे पहली एंड द फॉरमोस्ट दिक्कत आती है, डेट इज डॉलर। ठीक है, हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा ही नहीं सकते। एंड मैंने आपको ये बताया था, एस जयशंकर साहब जी की भी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आ रखी है कि भैया डी डॉलराइजेशन हमारा बिल्कुल प्लान नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये सोचा है कि हम रशिया से जो भी चीज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको बंद नहीं करेंगे, आप चाहे इतने सैंक्शन लगा लो। बट जो डीडॉलराइजेशन की प्रोसेस है वो उसमें हम बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे अभी। ठीक है, ना ही तो हमने ऐसा सच कहा है। अब देखो यूएसए के साथ भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया जब यूएसए ही पावरफुल है तो भैया आप यूएसए के साथ ही क्यों नहीं चले जाते, हम रशिया के साथ हमेशा क्यों चलते हैं, जबकि दोनों इनेमी कंट्रीज हैं। इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि भैया यूएसए अपना अपना रंग दिखाने लगता है बीच बीच में टाइम में। मतलब जब भी इनको अभी इंडिया और चाइना के बीच में किसी की साइड लेनी होगी तो ये इंडिया की साइड लेंगे, वहीं पे अगर इंडिया और पाकिस्तान में साइड लेना होगा तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अभी जो बांग्लादेश में हुआ भाई सबको पता है किसने कराया, किस कंट्री का पूरा रोल था। ठीक है, अभी आप देखो तो अभी जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं वो जब रशियन गए थे, मतलब रशिया में गए थे जब, तब मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बताया था कि आईएनएस सुशील की कमीशनिंग हुई थी। ठीक है, सो उस टाइम पे भी उसके बाद भी कंप्लीट आर्टिकल निकल के आया था कि भैया मतलब राजनाथ सिंह जी ने, क्योंकि डिप्लोमेटिकली आप सारी चीजें एक्सपोज नहीं कर सकते ना, सो उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास कई सारा प्रेशर था, कई कंट्रीज का प्रेशर था, स्टिल वी हैव मैनेज्ड आवर रिलेशनशिप विद द रशिया। ठीक है, तो आपको एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी कि भैया इंडिया बीइंग एन कंट्री, हम दोनों नाव पे हमें एक पांव रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, एक से के साथ हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब भैया रशिया के साथ क्या दिक्कत है, रशिया के साथ भी तो हम कर सकते हैं। देखो बहुत सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि रशिया का भी देखो, हर कंट्री के इकोनॉमिकली एज वेल एज मतलब जियोपॉलिटिकल लेवल पे अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, रशिया सबसे ज्यादा फेवर करता है चाइना को, नो डाउट इंडिया को भी करता है, लेकिन पहली उसकी प्रायोरिटी हमेशा चाइना रहेगी। क्यों, क्योंकि चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। वहीं पे इंडिया के साथ दिक्कत ये आती है कि भैया हमारी इकोनॉमी या फिर बोल लो जो हमारी करेंसी है, डेट इज रुपी, रुपी का भाई इतना ज्यादा स्टॉक है नहीं ना, क्योंकि रुपी एज ए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में एडेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही देखो हम भैया रशिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स में कुछ भी परचेज नहीं करते, मतलब कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, सब कुछ जो कुछ भी हम भैया परचेज ही कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, सो इस वजह से रशिया को हमसे बेनिफिट नहीं है, हमें रशिया से बेनिफिट है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, अब पढ़ते जाएंगे जो जो लिखा हुआ है, बाकी बाय द टाइम पॉइंट्स के साथ समझ सकते हो। एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताइए अभी तक मैंने आपको। ठीक है, अब देखो द यूएसए सैंक्शंस ऑन द इंडियन एंटिटीज ओवर एली ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड रशिया आफ्टर द बायलैटरल ट्रेड इकोसिस्टम। मतलब कहना क्या चाह रहे भैया कि भैया जो यूएसए के सैंक्शंस हैं, देखो इंडिया यूएस रिलेशन अगर बॉस आएगा, सिंपल अगर इतना टॉपिक आता है तो आपको वही यूज करना है, जैसे लेमा हो गया, कॉमकासा हो गया। ठीक है, उसी में आप स्पेस का इंक्लूड कर देना, डिफेंस का इंक्लूड कर देना, बाकी सारी चीजें। बट क्योंकि अभी ये देखो पॉइंट घूम के आया, अभी जीडी के परस्पेक्टिव से आपको पॉइंट यही देखने को मिलेगा जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलेगा अगर आपकी जीडी में आता है तो वहां पे, क्योंकि सैंक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल आएगा। क्यों, जब भी आप इंडिया और यूएसए की बात करोगे तो हमेशा भाई रशिया की बात करनी ही पड़ेगी, है ना। और जब रशिया की बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है, एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो के हिसाब से सैंक्शंस की बात आएगी। सैंक्शन की बात आएगी तो इंडिया क्या कर रहा है, डुअल टेक्नोलॉजी पे या फिर डुअल यूज में चल रहा है। ठीक है, रशिया का भी यूज कर रहे हैं एज वेल एज यूएसए का भी कर रहे हैं। अब देखो टेक्नोलॉजी ट्रेड चैलेंजेस, सबसे पहले क्या है टेक्नोलॉजी। अभी देखो इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, लीड वन क्या रहने वाली है हमारी, इकोनॉमिकली इंपैक्ट कैसे कर रहा है। देखो सो टेक्नोलॉजी ट्रेड चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी का भाई मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप डिफेंस फोर्सेस के लिए जा रहे हो, आप सबसे पहले एग्जांपल बताओ कि भैया दो इंजन है F404। ठीक है, जीई क्या भैया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है जो कि ये सारे इंजन बनाती है। इसी के साथ F414 है ना, ये दोनों इंजन भैया हमारे तेजस में लगते हैं। दोनों आते कहां से, यूएसए से आते हैं, यूएसए से आते हैं। इंजन के बिना आप कभी भी फाइटर जेट को ऑपरेट नहीं कर सकते, जब आपके पास इंजन आएंगे तभी तो ऑपरेट होंगे। अब भाई ये ऐसे समझो, अगर यूएसए को कभी भी इंडिया से दिक्कत हुई, जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं रशिया के साथ, देखो रशिया के साथ जब भी दिक्कत हुई तो इन्होंने क्या किया, रशिया का जो भी गोल्ड रिजर्व फॉरेन कंट्रीज में था वो सारा का सारा धर लिया। अब भैया समझो अगर जैसे कभी लड़ाई हो जाए हमारी किस ऐसी अलाई के साथ, किसी ऐसे अलाई कंट्री के साथ जो कि यूएसए फेवर करता है उसको, तो भैया ये तो इंजन ही देना बंद कर देंगे ना, इंजन देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जितनी भी तेजस की ये जो चल रहा है कि हम भैया कहते हैं कि तेजस को हम मतलब एक नेक्स्ट लेवल ले जाने चाहते हैं, हम MiG-21 को, मिराज को, इन सबको, जगवार को, इवन हम तेजस से रिप्लेस कर देंगे। आपके पास जब इंजन ही नहीं होगा तो आप बॉडी के लिए करोगे क्या, आर यू गेटिंग ना पॉइंट। तो भैया जब भी कभी टेक्नोलॉजी ट्रेड चैलेंजेस की बात है तो आई यूज टू गो विद दिस पॉइंट, है ना। अगर मैं एसएसबी देने आता तो मैं इस पॉइंट के साथ जाता, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वन।
ठीक है। आगे देखो, सैंक्शंस डिसरप्ट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन हाई टेक सेक्टर्स रिक्वायरिंग यूएस कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे यूएस कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सैंक्शंस के साथ, हम उसके साथ इंटरप्ट कर पाते हैं। इवन आप देखो भैया, इंडिया एंड यूएसए के साथ भी, इवन इंडियन मतलब नो डाउट हमारे अच्छे रिलेशन है यूएसए के, ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, बट वही है कि हमें दोनों कंट्रीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। इंडिया इवन यूएसए के आप देख लो, यूएसए की मतलब यूएसए ने यार मल्टीपल टाइम्स इंडियन कंपनीज पे क्या लगा रखे हैं, सैंक्शन लगा रखे हैं। आप देखो कभी ना कभी आपको हर एक दो महीने में ये न्यूज मिली जाएगी कि यार यूएसए ने इस कंपनी के इंडियन कंपनी पे सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन और ड्यू टू दिस रीजन, वो आ ही जाता है न्यूज में, ठीक है। अब आ जाओ पॉलिटिकली, तो आपको पन्नू वाला पूरा का पूरा केस पता ही होगा, है ना। आगे आ जाओ, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। अपॉर्चुनिटीज फॉर द डाइवर्सिफिकेशन, भैया ये क्या कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं ना पॉइंट। प्रमोट्स द नीड फॉर इंडिया टू डाइवर्सिफाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद द यूरोप एंड द जापान। देखो बॉस, हमें भी समझना होगा कि बीइंग इन कंट्री जो इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, हम सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। हमें अपनी पार्टनरशिप को वाइड एरिया में देखना होगा, जैसे कि यूरोप जापान, ऐसा नहीं है अभी हम करते नहीं है, अभी हम करते हैं, हम फ्रांस के साथ भी इक्विपमेंट परचेस करते हैं, जापान के साथ भी हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं, बट इन रिलेशंस को एक नेक्स्ट लेवल ले जाना होगा, ठीक है। आगे देखो, स्ट्रेंथिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिकली प्रोडक्शन को हमें सबसे ज्यादा बढ़ावा देना होगा। ये तो बॉस मतलब बोलो कि वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रेंथिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हम भाई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हर एक चीज, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे ले जा पा रहे हैं, इसी में आप आत्मनिर्भर भारत को भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर इन सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू हम एक नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं, तो हमें फिर किसी भी कंट्री की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली ना। आगे देखो, इंकरेजेस ग्रोथ इन द डोमेस्टिक डिफेंस एंड द टेक इंडस्ट्रीज अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी का भाई यहीं पे भी आप सेम यूज कर सकते हो, अगर आपको तेजस वाला पॉइंट यूज करना है। अदरवाइज आप देखो, अभी अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, टेस्ला का एक आया था कि भैया टेस्ला जैसी कंपनी है जो कि एलन मस्क कंपनी है, वो कंप्लीट अपने जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो इंडिया में बनाएगा, इंडियन को सारा एनवायरमेंट प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। मतलब सारी की सारी जो भी जोन्स है, बफर जोन्स टाइप, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हुआ क्या कि भैया एलॉन मस्क ने इंडिया को प्रेफरेंस देने के बजाय चाइना में ये सारी की सारी अपनी कंपनीज खोल दी, है ना। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है कि ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडिया हमें इतना सपोर्ट करते हो तो हम भी करेंगे ना आपको, आप भी फिर हमारे यहाँ आओ, अपने इन्वेस्टमेंट लेके आओ, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज इन द एआई में ऑब्वियसली बात है अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे आपको एआई को अगर आप थोड़ा सा और एडवांस कर लो तो आप ऑटोमोबाइल का भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स आज के टाइम पे एआई से ही चल रही है, ठीक है। आगे देखो, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का भैया अभी आप देखो कि जो भी कंप्लीट इशू आ रखा है, जैसे यहाँ पे क्लीन एनर्जी से मेरे को अभी तो एज ऑफ ना एक ही चीज याद आती है, दैट इज अडानी का इशू, ठीक है। जो भी लोग अवेयर हैं अबाउट दी अडानी इशू कि यूएसए की भैया, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑलमोस्ट टाइप ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था यूएसए ने कि भैया अडानी का जो भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें घोटाला है, एंड उस बेसिस पे कितनी ज्यादा वो भाई उस टाइम पे कितना ज्यादा मतलब वो चल गया था, अभी ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, आई होप सो कि यार दिसंबर स्टार्टिंग की न्यूज है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये कंप्लीट चल के आ रहा था कि भैया कितना ज्यादा इश्यूज हो गए। जबकि आप देखो तो अडानी जो कि ग्रीन एनर्जी का इनका कंप्लीट प्रोजेक्ट है, हमने क्या रख रखा है कि भैया हम 500 मेगावाट एनर्जी, क्लीन एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे विद सोलर एनर्जी पैनल्स, ठीक है। उसमें से भैया 200 वाट की एनर्जी तो अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 200 मेगावाट की अभी तक हमने 2025 तक कर ली है, ठीक है। हम 2030 तक 500 मेगावाट लेके जाते हैं, लेकिन कहीं पे भैया यही आती है ना कि यूएसए को मैंने कहा कि ऑटोनॉमी चाहिए, वो किसी भी कंट्री को आगे नहीं ले जाना चाहता, है ना। तो इस वजह से क्या है कि सारी कंट्रीज को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि डॉलर नो डाउट अभी भी बहुत अच्छी प्रोमिनेंट लीडरशिप रखता है, ठीक है। उनकी मिलिट्री भाई बहुत पावरफुल है, आप देखो कि हर जगह वो बैठे हुए हैं भैया, वो मतलब आप समझो उनके पास जितने हमारे पास एक दो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो ऐसे बना लेते हैं चाहे जब उनको जब रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है। तो जब अच्छा खासा पैसा होता है, जब कंट्री ग्रो करती है, तो नो डाउट आपको उस कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना ही पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, एंड द बायलैटरल कोलैबोरेशन एरियाज, आगे है क्या, इकोनॉमिक जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, बस ये हिल गया यार। हाँ देखो, इकोनॉमिक रिटेलिएशन रिस्क, अभी देखो ये क्या आ गया भैया, अगर हम रिटेलिएट करते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिकली रिस्क पड़ सकता है। जैसे अभी जो भैया ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, हम फाइनली क्रिटिकली क्यों मतलब इसको अपोज क्यों नहीं कर रहा है, इसको अपोज इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि वरना फिर हमारे पास भी क्या लगेंगे, 100% टैरिफ लगेंगे। एंड बीइंग एन ग्रोइंग कंट्री, अभी हम ये सब नहीं चाहते कि हम देखो बीइंग एन ग्रोइंग कंट्री हम बिल्कुल हर्डल नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी चीज निकल के आए जिसके कारण जो भी हमारे इंटरेस्ट है उस पर कुछ ना कुछ हमको देखने को मिले। मतलब बीइंग एज अ कंट्री अभी हम ये चाहते हैं कि भैया हम जैसे ग्रो कर रहे हैं ना वैसे हम ग्रो करते रहे, अभी हमें एज सच कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। हम जो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना देखा है वो यार जैसी हमारी चल रही है ना वैसी चलती रहे, ठीक है। सो अंडर दिस थिंग्स हमें क्या, अगर हम रिटेलिएट करने का सोचते हैं तो हमें कहीं ना कहीं का रिस्क भी दिखाई देता है, वो इसका इकोनॉमिकली होगा। एंड हमेशा यार वॉर में एक ही चीज बोली जाती है कि भैया अगर आपने किसी कंट्री की इकोनॉमिक कटआउट कर दिया देन यार वो कंट्री बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो देखो, मार्केट एक्सेस फॉर द यूएस बिजनेस एंड इन इंडिया एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन। हमें प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, जैसे कि मेजर जो यूएस कंपनीज हैं, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया। आप देखो गूगल एंड अमेजोन भाई कितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइज करके रखे हैं इवन एज ऑफ नाउ इन इंडिया। आपको कभी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट कुछ भी खरीदना, आपको हमेशा अमेजोन का यूज ध्यान आता होगा, है ना, हमेशा भाई। अरे यार मैं अमेजोन छोड़ दो भाई, अमेजोन इतना फ्रिक्वेंट कोई यूज नहीं करता, सपोज कर लो एक एग्जांपल लेता हूँ, गूगल तो भाई मैं खुद पर्सनल बेसिस पे डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी बार इसको यूज करता हूँ, है ना। एंड सेम विद ऑल द इंडियन पीपल ऑल्सो, ठीक है। मे पुश अगेंस्ट द सैंक्शंस टू प्रोटेस्ट देयर मार्केट स्टेक्स इन द इंडिया, है ना। अब देखो कभी ऐसा होता है कि भैया यूएसए ने कुछ कहा कि भैया हमें ये कुछ नहीं करना, ठीक है, तो अंडर दीज थिंग्स, है ना, अगर सपोज करो कभी ऐसी कुछ दिक्कत आ गई जिसमें हमारी इंडिया एंड यूएस की कोई भी ना खराबी कुछ आ गई, मतलब जैसे ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई जहाँ पे हम दोनों एट द अपोजिट एंड हैं, तो वो क्या करेंगे, सीधे भैया गूगल अमेजोन खत्म कर लेंगे। जैसे उन्होंने रशिया के जो भी फॉरेन रिजर्व थे, गोल्ड रिजर्व, उन सबको धर लिया ना, वैसे भैया ये बंद कर देंगे। अब आप समझो कि जो लोग इसको यूज करते थे वो तो भाई सब खत्म ना, खत्म। इसके साथ ही जो इन्होंने, क्योंकि इंप्लॉयमेंट भी नो डाउट इन्होंने यहाँ के इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रखी है, और जितने भी इंडियन यूजर्स हैं भाई सबका इनके पास क्या है, डाटा। एंड डाटा आप जानते हो कि भैया साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में डाटा प्लेस अ क्रूशियल रोल, डाटा इज द वेपन इन दी साइबर सिक्योरिटी, यू पीपल नो ना। अभी देखो, जब मैं अभी रिसेंटली मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि भैया वो आर्टिकल की बात कर रहा था जिसमें इंडिया एंड चाइना कंपेयर किया गया था अकॉर्डिंग टू द 1980s की बात की, भैया 1980s पे दोनों कंट्री सेम थी, है ना। उसके बाद धीमे धीमे प्रोग्रेस कर रखे हैं ना, एंड दोनों को बताया था कैसे कैसे गए हैं। अब जैसे आप देखो गूगल एंड अमेजोन है जो कि हम यूज कर रहे हैं, नो डाउट हमारे यहाँ मतलब मल्टीपल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूएस वर्जन के हैं। वहीं पे आप चाइना के कंपैरिजन में देखो तो भैया चाइना दूर की सोचता है। कैसे, चाइना में अभी आप देखो तो इवन उन्होंने खुद के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, वो खुद का अपना यूज करते हैं ऐप, उनके पास उनका खुद का मीडिया आउटलेट है। इंडिया के पास अभी तक एक भी कोई भी ग्लोबल मीडिया आउटलेट नहीं है इवन एज ऑफ नाउ। ये पॉइंट भाई आप यूज कर सकते हो अपने जीडी या लेक्चरेट में, इवन इंटरव्यू ऑफिसर पूछता है तो आप ये पॉइंट बता सकते हो उनको। आगे देखो ट्रेड एग्रीमेंट, आपने देखा कि मल्टीपल एग्रीमेंट हमने कर रखे हैं किसके साथ, यूएसए के साथ, लेकिन यूएसए ने आज तक हमारे साथ कभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया ना। रिविजिटिंग ट्रेड नेगोशिएशन सच एज द बायलैटरल ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू एड्रेस म्यूचुअल कंसर्न्स। अभी देखो अगर एफटीए हो जाता है, अगर एफटीए हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होता है भैया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि भैया अब आप भी हमारे कंट्री में कुछ भी बेचो, हम भी आपकी कंट्री में कुछ भी बेचेंगे, किसी भी टाइप का सैंक्शन नहीं लगेगा। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, सपोज करो अभी जी जैसे बात करूं, जैसे इंडिया है, अभी जो सैंक्शंस की बात हो रही थी ना, अगर इंडिया एंड यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं, इंडिया एंड यूएसए अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं, तो आप देखो इंडिया एंड यूएसए के बाद क्या होगा, जितना भी यूएसए का मार्केट है उसको सबको बोल सकते हैं कि मतलब इंडिया के लिए पूरा का पूरा यूएसए मार्केट खुल जाएगा, एंड एट अ लोअर प्राइस। लोअर प्राइस क्यों खुल जाएगा, क्योंकि भैया इस पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह वगैरह टैक्स लगते हैं वो कुछ लगेंगे नहीं। अब क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला, तो डोंट यू थिंक यार जो चीज 50 रुपए की थी वो सस्ती होकर अपने आप 40 या 45 के आसपास आ जाएगी। एंड जहां पे 40 या 45 के आसपास आई वहीं पे भाई आपने आधे से ज्यादा मार्केट खत्म कर दिया, ठीक है। आगे देखो इनोवेशन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वही यार, आप यहाँ पे ऑटोमोबाइल वाला मतलब टेस्ला वाला एग्जांपल यूज कर सकते हो, क्योंकि इकोसिस्टम बनाना होता है। जैसे फोकस ऑन दी जॉइंट वेंचर्स टू मिनिमाइज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिस्क एंड दी सैंक्शंस रिलेटेड हर्डल्स। हमें हमेशा क्या करना होगा, इनोवेशन इकोसिस्टम मतलब ऐसे टाइप का इकोसिस्टम बनाना होगा जहां पे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट हो। जैसे अभी हमने क्या बोला था कि भैया नो डाउट हम टेस्ला को, इवन जो आपकी एप्पल कंपनी है, इन सबको हम भैया कंप्लीट एक्सेस देने वाले हैं, लेकिन हमें चाहिए कि आप एक किसी लिमिटेड अमाउंट तक, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट बता दी कि भैया हमें इतनी लिमिटेड अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट चाहिए। इससे होगा क्या, नो डाउट इन कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट पूरा का पूरा खुल जाएगा, लेकिन जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से हम इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट कर पाएंगे, हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर पाएंगे, मतलब हम मल्टीपल सेक्टर्स में ग्रो कर पाएंगे, है ना। आगे देखो इंडिया एक्सपोर्टर चैलेंज, इंडिया का है बीइंग एज अ एक्सपोर्टर चैलेंज बन के आ रहा है। जैसे एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स लाइक आईटी में फेस इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स ड्यू टू द स्ट्रेन्ड रिलेशन, मतलब अगर कभी रिलेशन खराब होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया बीइंग एज आईटी हब निकल के आ रहा है, जहां पे आईटी हब के मतलब जो मल्टीपल जो बोल सकते हैं कि जो आईटी में अच्छा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा कर रहे हैं, एआई सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, वो सारे कहां से निकलते हैं भैया, इंडिया से निकलते हैं। इंडिया के सर्विसेज देखो सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया इज द ओनली कंट्री, है ना। तो अगर यहाँ पे कहीं सैंक्शंस वगैरह होते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस इश्यू आ सकते हैं। आगे देखो सैंक्शंस इवेजन नैरेटिव, मतलब इंडिया नीड टू डिस्पेल एलिगेशंस ऑफ सैंक्शंस इवेजन वाइल मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो कि इवन एज ऑफ नाउ अभी भी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई एस जयशंकर साहब का एक बहुत अच्छा रोल है, मतलब जब भी कभी हमारे पास सैंक्शंस वगैरह लगते हैं तो हमें इतनी ऐसे इफेक्टिवली वर्क करना होगा कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब जो भी रिलेशनशिप है उनको भाई हम हार्म ना पहुंचाएं, ठीक है, जो भी हमारे रिलेशनशिप है उनको हम हार्म ना पहुंचाएं। अलॉन्ग विद दिस हम जो भी एलिगेशंस लगाए गए हमारे उसको हम डिस्पेल भी करें, मतलब उसको क्रिटिसाइज भी करें, जो भी सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं उसको हम क्रिटिसाइज भी कर लें, एंड हमारे जो रिलेशन है वो भी खराब ना हो, ठीक है।
सो दिस इज यार अबाउट दी लीड वन। होप सो यार समझ में आया होगा। वैसे मैंने आई हैव गिवन माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। टेक्नोलॉजी ट्रेड चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर द डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेंथिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर, इकोनॉमिक रिटेलिएशन रिस्क, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन, ट्रेड एग्रीमेंट, इनोवेशन इकोसिस्टम, है ना, इंडिया एक्सपोर्ट चैलेंजेस एंड सैंक्शंस एविएशन नैरेटिव, है ना। एंड कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। आगे देखो लीड 2 के बारे में बात करते हैं। अब देखो लीड 2 क्या है कि रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन। अगर हम कॉपरेटिव कर रहे हैं मतलब सिक्योरिटी जो भी कॉपरेशन है, जैसे क्वाड का एक एग्जांपल आता है, ठीक है, क्वाड का फुल फॉर्म भी देखें तो उसमें ही आ जाता है। अब देखो रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन क्या है कि भैया जब हम सिक्योरिटी में एज वेल एज मतलब कॉपरेट कर लें एक दूसरे कंट्री के साथ, मतलब एक दूसरी कंट्री का बन जाए इंटरडिपेंडेंट बन जाए, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, इंटर डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे की कंट्री भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक दूसरे की कंट्री भाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे आप देखो, आप ये कभी नहीं सोचा होगा बीइंग एन इंडियन यार, इसने कभी नहीं सोचा होगा हमने कि भैया हम इंडिया एंड रशिया के साथ लड़ाई कर ले। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया रशिया से ही तो हम वेपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं। हम भैया रशिया से कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, इसी के साथ नो डाउट रशिया भी हमसे काफी कुछ परचेज करता है ना। अभी के सिनेरियो की बात करूं तो ऑयल का इज द बेस्ट एग्जांपल। तो रशिया भी हमसे काफी कुछ परचेज कर रहा है, उसकी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाएगी अगर वो हमसे नहीं करेगा तो, है ना। कहीं ना कहीं तो एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा ना। तो इसी वजह से हम कभी नहीं चाहेंगे कि यार इंडिया रशिया की लड़ाई हो। इवन यार बीइंग एन इंडियन मैंने कभी नहीं सोचा कि भैया इंडियन रशिया की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम इंडिया एंड यूएसए का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो देखो डिप्लोमेटिकली इतने ज्यादा दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल नहीं है जैसे होने चाहिए। सेकंड वन, हम इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर देखो जो भी हम यहाँ से परचेज कर रहे हैं उसके डाइवर्सिफाइड ऑप्शन है, जैसे कि रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, मल्टीपल कंट्रीज है ना, इवन एज ऑफ नाउ। अब देखो द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडिया यूएस डिफेंस एंड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अब इन्होंने बात कर दी है आपके इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की, तो एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप देखो, आपका जेरा इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलता है, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल में अगर इसकी मैं बात करूं BOB, है ना। अभी देखो जो 3 कंट्रीज हैं, 3 कंट्री का मेजर फोकस ये है कि भैया हमें इस एरिया को कैप्चर करना है, दैट इज इंडिया, चाइना एंड यूएसए, ठीक है। ये तीनों कंट्री ये चाहती हैं कि भैया हमें इस एरिया पे सब कुछ कैप्चर करना है, ठीक है। ये एक बड़ा गेम है जो भी अब बांग्लादेश में हुआ, दिस इज अ बिग गेम, ठीक है, जो कि यूएसए ने कराया। चाइना का आप देखो तो उन्होंने भैया म्यांमार में अपना पोर्ट बना रखा है, बांग्लादेश में बना रखा है, श्रीलंका में बना रखा है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया का भी आप देख लो। अभी जैसे आपको पता होगा कि जटायु, ठीक है, INS जटायु हमने कंप्लीट एक बेस बना रहे हैं। इसी के साथ ही अभी एक न्यूज आ रही है कि भैया विशाखापट्टनम के पास, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास भी एक कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट बोल सकते हैं कि बेस बनाया जाएगा, इंडियन नेवी का बेस रहेगा, जो कि अंडर वाटर बेस रहेगा फॉर दी सबमरीन, ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन के लिए, स्टेल्थ कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर डूइंग ना। क्यों क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि भैया वर्ल्ड का 30% ट्रेड सिर्फ यहीं पे जाता है। एंड ये लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार जिस कंट्री के पास ये लोकेशन है वो भैया सारी मल्टीपल कंट्रीज, मतलब जो भी इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सब पे रूल कर पाएगा। इवन एज ऑफ नाउ, मतलब उसके साथ ही क्या होगा, दो कंट्रीज पे तो रूल हो नहीं पाएगा, उसके पास ही 30% ट्रेड, 30% ट्रेड भाई वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड का 30% ट्रेड, आप समझ पा रहे हो इनमें नंबर्स की भाई कितना बड़ा निकल के आएगा ये। अगर कोई कंट्री यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे भाई मैं बोल रहा हूँ कुछ मत करो आप, यहाँ पे बैठ के सिर्फ आप टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दो कि अगर इधर से किसी को जाना है तो भैया टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट भी रखते हो ना टैक्स की, तो भाई आपके इतना इधर से इतना पैसा आता रहेगा कि आपकी कंट्री वैसे ही ग्रो कर जाएगी इकोनॉमिकली, उसको कभी मतलब दिक्कत लेनी नहीं पड़ेगी। आर यू गेटिंग ना पॉइंट? तो भाई इसीलिए ये पोजीशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हम क्या कर सकते हैं क्वाड इनिशिएटिव के थ्रू। जैसे अगर हम कंट्रीज को इंटरडिपेंडेंट बना ले, मैंने भी बोला ना कि अगर कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट हो जाए, अब वो कैसे होंगी? जैसे क्वाड में 4 ही कंट्रीज हैं, ठीक है, इन कंट्रीज को अगर हम एक साथ लेके आए, ठीक है, हम इंडिया की एंड यूएसए को इतना ज्यादा क्लोज कर दें, इतना ज्यादा क्लोज कर दें, इंटरडिपेंडेंट बना दें एक दूसरे के साथ, कॉपरेशन को इतना ज्यादा अच्छा कर लें कि भैया चाइना जैसी कंट्रीज हमसे कभी फेयर ना कर पाए। क्योंकि नो डाउट हमें देखने किसके, हमें देखने भैया इंडिया के इंटरेस्ट देखने ना ओवरऑल। तो देखो, स्ट्रेंथिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी विद द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना। हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी ज्यादा एनहेंस कर लें विद द यूएसए, जापान एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि भैया हम चाइना को तो काउंटर कर ही सकें। अब जब ये सारी चीजें होंगी तो डोंट यू थिंक कि भैया जब हम बिल्कुल एकदम डिफेंस पार्टनर बन जाएंगे यूएसए के, हम जब बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा विद द इंडिया एंड द यूएसए, तो कभी यूएसए नहीं सोचेगा कि हम पे सैंक्शन लगाएं, ठीक है। आगे देखो, सेकंड वन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जो कि अभी भी हम करते हैं। अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करें, कहां पे? एक्सरसाइज लाइक द मालावार टू इंश्योर रेडीनेस इन द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक वाले एरिया में अगर हम मालावार की जैसी एक्सरसाइज जो की होती है उनको अगर हम कंटिन्यू करते रहे, ठीक है। आगे देखो, टेक्नोलॉजी शेयर करें इन द डिफेंस, वहीं पे तेजस वाला एग्जांपल, अगर यूएसए हमको ऐसी टेक्नोलॉजी दे तो डोंट यू थिंक यार हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग ना? तो लेवरेजिंग यूएस एडवांसमेंट फॉर द इंडिजिनियस सिस्टम्स लाइक द ड्रोन्स एंड द मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, इवन फाइटर जेट्स इंजन्स आल्सो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन,
अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो एम्स है, ठीक है, एम्स में अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, एक साइबर वॉरफेयर का बोल सकते हैं कि थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है ये, नो डाउट बहुत न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे एम्स में क्या हुआ था, अभी एक साइबर अटैक हुआ था जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाटा चोरी कर लिया गया था। एंड बाद में जब न्यूज़ निकल के आई तो बताया गया था कि भैया चाइना जैसी कंट्री के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं, है ना, चाइना जैसी कंट्री के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो भैया वहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है ना कि अब जब चाइना जब भाई साइबर सिक्योरिटी में इतना आ गया तो वाई वी आर नॉट, हम क्यों ना यूएसए की टेक्नोलॉजी लेके हम भी इतना ज़्यादा आगे निकले। या फिर यूएसए की टेक्नोलॉजी मत लो, आप यूएसए से सिर्फ फंड अरेंज कर लो, आप सिर्फ यूएसए से फंड अरेंज कर लो, भाई हमारे पास इतना टैलेंट है या फिर स्किल है कि हम खुद भी कर लेंगे। तो यहाँ से भी कंट्री कैसे हो रही है, इंटरडिपेंडेंट कंट्री हो रही है, ठीक है। सो डेवलपिंग फ्रेमवर्क्स फॉर द जॉइंट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन दी रीजन। आगे देखो इमर्जिंग थ्रेट, है ना। अब बॉस ये मे भी आपको लग सकता हो कि भैया ये कौन कैसे कैसे टाइप के पॉइंट है, मतलब हर पॉइंट एक दूसरे के साथ अलग है। देखो बॉस ये मैंने ना थोड़ा इसी तरीके से डिजाइन किया है, लाइक एक पॉइंट की अपनी खुद की एक सिग्निफिकेंस है, लेटर ऑन पॉइंट के साथ आपकी पर्सपेक्टिव भी चेंज होना चाहिए। जैसे अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, जैसे कि जो यहाँ पे था मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो अभी तक हम यूएसए के साथ देख रहे थे ना कि इंडिया यूएसए के रिलेशंस कैसे हैं अगर हम सैंक्शंस को बीट करना चाहते हैं तो, है ना। अब जब मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात आई तो यहाँ पे इंडिया यूएसए के रिलेशन हमें इतने अच्छे बनाने होंगे जहां पे हम चाइना को भी बीट कर पाए। बट साइमल्टेनियसली हमें ये भी याद रखना होगा क्योंकि इंडिया बीइंग एन कंट्री सिर्फ यूएसए पे भी डिपेंड नहीं रह सकती ना, तो इसीलिए मल्टीपल डाइवर्स पॉइंट्स को इकट्ठा करके मैंने ये ग्लोबल एक्सेस बनाई है, ठीक है। सो होप आप समझ पा रहे होगे। आगे देखो इमर्जिंग थ्रेट, है ना, थ्रेट कैसे इमर्ज हो रहा है, तो देखो एड्रेसिंग कंसर्न्स लाइक द पायरेसी, इलीगल फिशिंग एंड स्मगलिंग इज शेयर्ड इन शेयर्ड वाटर्स, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे भी इंडिया बीइंग एन कंट्री एक बहुत अच्छी पकड़ लेके आ सकता है, ठीक है। एंड जब ये सारी चीजें होंगी तो वर्ल्ड से हमें प्रेज करना भी जरूरी है ना। एक वो आज के टाइम पे भाई एक बहुत अच्छी कहावत है कि आपका अच्छा होना जरूरी नहीं है, आपका अच्छा होने के साथ अच्छा दिखाना, लोगों आपको अच्छा माने, तब वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इंडिया बीइंग एन कंट्री हम भाई हमेशा से अच्छा करके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखो तो अगर पाकिस्तान एंड इंडिया का मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इशू आता है तो यूएसए पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो यार पहले से करके आए थे, जस्ट इस वजह से। अब लेकिन इंडिया ने देखो, आप इंडियन नेवी ने, स्पेशली मैं बोलूंगा भाई इंडियन नेवी ने अपना ये कंप्लीट एरिया है जो कि अरेबियन सी वाला एज वेल एज बे ऑफ बंगाल वाला, भाई यहाँ पे कितना अच्छा पोजीशन रख रखी है। जैसे अभी आप देखो ये जो यमन वाला एरिया था पूरा सोमालिया वाला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां पे भी देखो कितने पायरेट्स निकल के आए, तो किसने देखा, इंडियन नेवी ने देखा, मार्कोस कमांडोज गए। इवन यहाँ पे जब पाकिस्तानी फिशिंग शिप वेसल भी डूबी तो भैया हमने 12 पाकिस्तानी लोगों की भी जान बचाई, बिकॉज वी डोंट लाइक, है ना, भेदभाव नहीं करते यार हम, है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हम, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीज ओरिजिन, ठीक है। पीपल्स लाइफ इज पीपल्स लाइफ, ठीक है। आगे देखो शेयर्ड इंटेलिजेंस। अब देखो जब बॉस हम ये सारी चीजें करते हैं ना तो इससे करने से होता क्या है कि वर्ल्ड नो ना कि अब भाई देखो जब आप कभी अच्छा काम करोगे तो दुनिया ये समझती है कि भाई हाँ यार ये एक नेक्स्ट लेवल ले जा काम कर रहे हैं, ये भाई अच्छा काम कर रहे हैं। सो वी शुड प्रमोट हर, है ना, प्रमोट हिम और हर और इज वर्क, ठीक है। सो इन सब चीजों में जब भाई इंडिया ही अपना अच्छी चीजें करके दिखाएगा, इसी के साथ जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं अगर वो इंडियन इक्विपमेंट है, इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स हैं, तो वहां से भी तो एक हमको बूस्ट मिलता है ना। जैसे अभी बात करूं अगर इसरो का एग्जांपल ले लें यार, इसरो इतना अच्छा कर रहा है सैटेलाइट फील्ड में, तो आप देखो मल्टीपल कंट्रीज हमारे पास खुद चल के आती हैं कि भैया आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दो क्योंकि आप सस्ते में कर दोगे, है ना। सो दिस इज एग्जांपल कि आप अच्छे हो, दिस इज नॉट नेसेसरी, आप अच्छे हो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ यार हम अच्छे हैं, ठीक है। आगे देखो शेयर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम को एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा। अब मैं यार यहाँ पे अगर मेरे को बेस्ट एग्जांपल लेना हो तो मैं एग्जांपल लूंगा आपके जो कि अगर हमें वो बात करें हम आपका देखो बॉस, हमने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम किया था, है ना, उसका एग्जांपल ले सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। अब जस्ट थोड़ा सा मतलब मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, आपको थोड़ा सा हो सकता है डाइवर्सिफाई लगे। जैसे यूएसए को मतलब जो पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान को कैसे पता पड़ा था कि भैया हम पोखरण में अपना कंप्लीट वो कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर जो प्रोग्राम के लिए हम कंप्लीट जो कि टेस्ट करने वाले थे वो यूएसए लाइक पाकिस्तान को कैसे पता पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान पे उस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर किसका हाथ था, यूएसए का हाथ था, कंप्लीटली सपोर्ट दिखाते थे। एंड भैया यूएसए सैटेलाइट्स उन सारे बोल सकते हैं कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे, ठीक है, जो भी बफर पॉइंट्स थे उन सबको अच्छे से क्रिटिकल ऑब्जर्व कर रहे थे। एंड जिसके कारण उनकी ऑब्जर्वेशन से उनको ये पता पड़ा कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम टाइप हो रहा है ना, कुछ ना कुछ न्यूक्लियर टेस्ट की यहाँ पे तैयारी की जा रही है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दूं, जैसे अगर सपोज करो ये पाकिस्तान नहीं होता बॉस, अगर ये इंडिया होता और पाकिस्तान कुछ ऐसा करना चाह रहा होता, क्योंकि पाकिस्तान अगर सपोज एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, अगर पाकिस्तान ऐसा करना चाह रहा होता और अगर इंडिया के पास ये सारी टेक्नोलॉजी होती जो कि यूएसए इंडिया को देता, मतलब यूएसए की सैटेलाइट्स अगर इंडिया को फेवर कर रही होती, तो डोंट यू थिंक यार भैया पाकिस्तान कभी ऐसा कर पाता, मतलब यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा ना। इसी के साथ अगर हम अब देखो इसी को थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, अगर भैया इंडिया को सपोर्ट करे कौन, यूएसए, टू ऑब्जर्व द मिलिट्री लोकेशंस ऑफ द
हमारी एनएबी कंट्री, या फिर बोल सकते हैं कि भी यार मतलब लॉन्ग टर्म में एनएबी कंट्री बन सकती है, या फिर हमारी काउंटर पार्ट दैट इज चाइना, ठीक है। जो कि आपने गलवान क्लासेस वाला इशू देखा, मे बी वो नहीं होता ना, कि अगर हमें पता होता कि भैया यहाँ से कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पे पहले से ही हो रही हैं, तो हो सकता था कुछ हम इस पे मतलब इफेक्टिव मेजर्स ले पाते। आर यू गेटिंग ना। इसी के बाद आप देखो एग्जांपल 1971 का भी, 1971 का जो कंप्लीट कारगिल वॉर हुआ, अगर उस टाइम पे भी हमारे पास इंडिया के पास अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती तो वो भी नहीं होता ना। सो आर यू गेटिंग कि यार एक पॉइंट से आप कितने डाइवर्सिफाई एग्जांपल्स दे सकते हो, जो कि प्रूवन एग्जांपल्स हैं। जब भाई आप जी पॉइंट्स टीडी में यूज करोगे ना, तो दीज पॉइंट्स विल प्ले अ नेक्स्ट लेवल, है ना। आगे देखते हैं। आगे देखो डिफेंस कोलैबोरेशन, यार ये मैं बता चुका हूँ, है ना। इसलिए अब देखो कोमका सा भी वो है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो उसका, है ना। इसी के साथ आप तेजस का एग्जांपल ले सकते हो, इवन मल्टीपल चीजें तो हम कर रहे हैं यार डिफेंस में, ठीक है। आगे देखो टैकलिंग टेररिज्म, जैसे टेररिज्म को टैकल करने के लिए वहीं पे पाकिस्तान का फिर से दोबारा सा एग्जाम्पल आ जाएगा। अगर आपको भैया टेररिज्म को टेक्नलिज्म कर मतलब टैकल करना है, तो वहाँ पे कंप्लीट मतलब एक बहुत बड़ी पावर चाहिए होगी ना, बहुत बड़ा फंड चाहिए होगा ऑल ओवर कंट्री में, मतलब जितनी कंट्रीज हैं सब में आपकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, हर कंट्री में आपकी फोर्स होनी चाहिए, तब जाके तो आप टेररिज्म को कंप्लीटली काउंटर कर पाओगे ना। सो दिस इज द बेस्ट पॉइंट टू रिप्रेजेंट इन द जीडी। आगे देखो सप्लाई चेन सिक्योरिटी, भैया ये क्या कहना चाह रहा है, इंश्योरिंग सप्लाई चेन कंटिन्यूटी फॉर द क्रिटिकल रिसोर्सेज इन द इंडो पैसिफिक। मतलब आप देखो बॉस, अभी रिसेंटली ग्रीनलैंड वाला इशू आया था, क्यों आया था ग्रीनलैंड वाला इशू आया था ना, ग्रीनलैंड वाला। आप देखो बॉस, ये पता है, ये मेरे को पढ़ना भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी ग्रीनलैंड वाला आया था, ग्रीनलैंड क्या है, जस्ट भैया एक आइलैंड है। ट्रम्प साहब ने बोला है कि भैया हम इसको भी ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक कंट्री को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, सब है। अब यूएसए चाहता है कि भैया हमारे एरिया ऑटोनॉमी। अब अगर यही सोचो आप, ग्रीनलैंड ऐसी अगर जो भी इसमें मिनरल्स निकलने वाले हैं, अगर वो इक्वली डाइवर्सिफाइड हो इन ऑल ओवर द कंट्री। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी देखो ये रही भाई आपकी TOC ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, नीचे रही आपकी कैप्रिकॉन, यहाँ रही भैया इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर रही 0 डिग्री। अब इतने एरिया में भाई जो भी कंट्रीज आती हैं उन सबके पास क्या है, SE सोलर एनर्जी। वहीं पे जो इसके ऊपर कंट्रीज आती हैं या फिर जो इसके नीचे आती हैं उनके पास सोलर एनर्जी तो है नहीं, सोलर एनर्जी नहीं है, तो भैया इंडिया एक इनिशिएटिव लेकर आया, क्यों ना यार हम ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब हम लगाएंगे भैया सोलर पैनल, हम एनर्जी क्रिएट करेंगे, लेकिन हम इस एनर्जी को इन एरियाज में, मतलब आर्टिक रीजन वाले में एज वेल एज जो कि आपका साउथ आर्टिक रीजन हो गया, उन दोनों एरियाज में भैया हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है। नो डाउट यार इसके लिए हम कुछ चार्जेस करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम एनर्जी एक जगह पे एक्यूमुलेट करके बैठ रहे हैं। अगर यही देखो आप, ये मिनरल्स हैं जो अगर एक ही कंट्री के पास एक्यूमुलेट ना हो, अगर हर कंट्री के पास बराबर बराबर जाए, तो डोंट यू थिंक जो कंट्री बहुत पीछे हैं वो सारी कंट्रीज एक साथ ग्रो करेंगी, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ बेस्ट एग्जाम्पल। आगे देखो एनर्जी कॉर्पोरेशन, जस्ट मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ISA का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पार्टनरिंग ऑन सिक्योर एनर्जी रूट्स एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इन दी रीजन, ठीक है। सो क्लीन एनर्जी रीजन को जितना भी है भाई उसको आप प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअली दिस पॉइंट को मैंने ना वो आपका जो प्रीवियस वीडियो था ना COP29 वाला, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया था कि यूएसए कैसे एक रोल प्ले कर सकता है, बट एज ऑफ नाउ कर नहीं रहा है ना। फंड्स वगैरह जो यूएसए अरेंज कर सकता है बीइंग एज डेवलप्ड कंट्री, वो करना नहीं चाह रहा है। इवन उनका कहना ये है कि भैया हम तो और अभी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आगे देखो थर्ड लीड क्या हो सकती है, सोवर्जिनिटी एंड डिप्लोमेटिक बैलेंस, ठीक है। मतलब भैया हमें डिप्लोमेटिकली बैलेंस तो बना के रखना पड़ेगा, इसी के साथ सोवर्जिनिटी मतलब भाईचारा एंड जो अपनी कंट्रीज के इंटरेस्ट है वो हमें देख के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो देखो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रीइंफोर्सिंग नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स व्हाइल एंगेजिंग विद द ग्लोबल पावर्स। जब भी हमें ग्लोबल पावर्स के साथ एंगेज करना होगा, क्योंकि देखो अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, ठीक है, आप अगर कंट्री में कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि यार मैं चाइना से नहीं बोलूंगा, रशिया से नहीं बोलूंगा, यूएसए से नहीं बोलूंगा और अपना बड़ा बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू एंगेज विद दी कंट्रीज ऑन विच यू आर लिविंग, ठीक है। जैसे आप अगर जहां पे रह रहे हो भैया, अगर आपको अपने मोहल्ले में कुछ करना है तो आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी इन द सेम वे, ठीक है। होप सो कि आप समझ गए होगे अच्छे से। आगे देखो ब्रिक्स एंड G20 डायनेमिक्स, मतलब दोनों को भैया इक्वली इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्यों, क्योंकि G20 में नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा है, ब्रिक्स वहीं पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज जो कि मार्केट है भाई, ये सबसे ज्यादा कैपिटलाइज कौन कर रहा है, ये आपका ब्रिक्स कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को हमें इक्विवेलेंस करके लेना चलेगा, मतलब मल्टीपल जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमें इंडिया की पकड़ दोनों जगह रखनी पड़ेगी, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इंडिया इज गुड यार। रशिया इंडिया टाइज को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसको हम कम नहीं कर सकते। बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड एनर्जी टाइज विद रशिया अलोंग साइड यूएस पार्टनरशिप, यूएसए के साथ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ भी करना होगा। अवॉइडिंग डिपेंडेंसी, हमें किसी भी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना है, इंटर डिपेंडेंसी बनानी है, मतलब सिर्फ एक कंट्री दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, दूसरी कंट्री भी अगर पहले पर डिपेंड होगी तब वो जाके इंटर डिपेंडेंट रिलेशन करके कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब भैया कि डिप्लोमेटिकली आपको पता होगा कि भैया बहुत प्रोफिशिएंट लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। सो
अंडर दीज थिंग्स, जैसे अगर सेक्शन वाला एग्जांपल ले दूं तो भैया यूएसए हर 2-4 महीने में हम पे सेंक्शन क्यों लगा देता है? वी शुड क्रिटिकली इम्पोज क्रिटिकली क्रिटिक दैट, है ना, हमें मतलब ये बोलना होगा कि भैया नहीं यार आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारे रिलेशन हैं वो खराब ना हो, है ना। आगे देखो, नॉन अलाइंड मूवमेंट 2.0, भैया ये क्या कहना चाह रहा है, एक नया पॉइंट है तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट 2.0 एडवोकेटिंग फॉर द मॉडर्न नॉन अलाइंड स्टांस टू रिमेन न्यूट्रल येट एक्टिव ग्लोबली, मतलब जैसे भैया यूक्रेन एंड रशिया का युद्ध हुआ तो हमने एक भी कंट्री का साइड नहीं लिया, मतलब हम क्या रहे, हम क्या रहे भैया, न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस में रहे, कभी भी नॉन अलाइंड जैसे स्टैंस आ जाती है, जहां पे ऐसे स्टांस लेने होते हैं जहां पे हम किसी भी एक कंट्री की तरफ शिफ्ट ना हो, तो वहां पे हमने क्या दिखाया, अपना न्यूट्रल स्टांस दिखाया। लेकिन ग्लोबली हम एक्टिव रहे। ग्लोबली एक्टिव कैसे, जैसे हम यूक्रेन में गए तो हमने भैया यूक्रेन में भी मेडिकल एड प्रोवाइड की, रशिया में गए तो रशिया में भी की, रशिया के साथ हमने कोलैबोरेशन भी किया, लेकिन हमने किसी भी कंट्री का एज सच बिल्कुल साइड ही नहीं लिया कि यार ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, यार उनकी कंट्री है, उनका अपना इंटरेस्ट है, हम सिर्फ यूएसए को खुश करने के लिए अपने पुराने दोस्तों को खराब नहीं कर सकते ना। आगे देखो, सैंक्शंस रिसाइलेंस, मतलब सैंक्शन के बारे में मैंने बताया कि भैया कभी सैंक्शन वगैरह लगते हैं तो आपको डेफिनेटली इंपोज करना पड़ेगा, मतलब उनको क्रिटिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेवलपिंग फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम टू बाईपास सैंक्शंस व्हेन नेसेसरी, इवन जब भी कभी सैंक्शंस लगते हैं तो इसी के साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमें इसको बाईपास कैसे करना है। बाईपास मतलब कभी जैसे यूएसए ने सैंक्शन लगाए किस पे, इंडिया पे, यूएसए ने किस पे लगाए, इंडिया पे लगाए, तो हमें देखना होगा कि भैया ऐसा कौन से प्रोडक्ट है जो हम यूएसए को सेल करते हैं जिसके हमें एक अल्टरनेटिव भी खोजना पड़ेगा कि यार यूएसए कभी सैंक्शन लगा दे तो ए नंबर कंट्री, बी नंबर कंट्री, ये वो दो कंट्री है जो हमारी कंप्लीट जो भी नीड है वो यार उसको फुलफिल कर देंगे, इवन जब हम यूएसए से सैंक्शन फेस कर रहे होंगे तब भी, ठीक है। आगे देखो, पब्लिक परसेप्शन मतलब एड्रेसिंग डोमेस्टिक नैरेटिव्स अराउंड सोवर्निटी इन दी फॉरेन रिलेशन, जो कि हम काफी अच्छे से करके आ रहे हैं। आपको पता होगा कि पीएम मोदी को एज द बॉस ऑफ द साउथ बोला जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, रीजनल इन्फ्लुएंस, रीजनल इन्फ्लुएंस अभी जस्ट एग्जांपल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं कि रीजनल इन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है। अभी आप देखो तो अफ्रीका गए थे सर, तब भी भाई अच्छा हुआ, कुवैत में गए तब भी अच्छा हुआ, मतलब ऑल ओवर जितनी कंट्रीज में हम विजिट कर रहे हैं सारी कंट्रीज हमको सपोर्ट करने के लिए रेडी है ना। आगे देखो, ग्लोबल मेडिएशन रोल, मतलब ग्लोबली कैसे हम मीडिएट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा कि भैया अफ्रीका की G20 में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की G20 में भैया कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। कौन आया यहाँ पे बीच में कौन निकल के आया, इंडिया निकल के आया भैया, इंडिया एज अ मीडिएटर निकल के आया है, जिसने इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिजॉल्व, मतलब इन दोनों बोल सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन एज वेल एज G20 के बीच में नेगोशिएशन कराए एंड अफ्रीकन यूनियन को कंप्लीट एक गेटवे ओपन किया फॉर द G20। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर हम यूक्रेन एंड रशिया के, अच्छा यूक्रेन है, यूके नहीं है, यूक्रेन एंड रशिया के अगर हम युद्ध को भाई सॉल्व कर दें तो दिस इज ऑल्सो अ मीडिएटर, जो कि चाइना के लिए भी बोला जा रहा है ना। अभी कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि भैया ये चाइना कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ना तो ये इंडिया कर पाया है ना ही चाइना कर पाया है, ठीक है। सो होप सो यार ये सेशन समझ में आया होगा, है ना, मतलब आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू पीपल द बेस्ट कंटेंट, ठीक है। बाकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपके ऑफिशियल टेलीग्राम पे है तो आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।